नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और मंथन में आज बात करेंगे सूरत की, जहां लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच देश की राजनीति काफी गर्मा रही है। एक तरफ पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम होने का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट बिना मतदान ही जीत हासिल कर गए। गुजरात से सूरत की लोकसभा सीट पर बेहद दिलचस्प मामला हो गया, जहां बीजेपी के गढ़ सूरत में उनके उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध जीत हासिल हो गई। चुनाव में पहली बार बीजेपी के किसी उम्मीदवार को ऐसी जीत मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, तो अन्य 8 निर्दलीयों ने वापस ले लिए अपने नाम, जिससे सूरत में जीत के साथ लोकसभा चुनाव में खुला पार्टी का खाता। पर अब यहां 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजों से पहले ही एक बड़ी हलचल हो गई। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग चरणों में वोटिंग का जारी दौर में मतदान से पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता बिना वोटिंग के ही खुल गया और इस पर कांग्रेस हमलावर है, जहां निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बिना वोटिंग के ही सूरत में प्रत्याशी को जीत दे दी गई? क्या मतदान नहीं होना चाहिए था सूरत में? और इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, खीमराज जोशी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ धीरज पंडित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और नवीन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार और एक सीट से आपका खाता सूरत में खुल चुका है। नवीन नवीन से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं सीधा धीरज जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब ये सूरत में हम जो माहौल देख रहे हैं, निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है धीरज जी, जिस तरह से कांग्रेस का नामांकन रद्द किया गया, 8 जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, लेकिन क्या मतदान नहीं होना चाहिए था? बीजेपी जो प्रत्याशी है, और क्योंकि ईवीएम में नोटा का भी एक बटन होता है, मतदान तो वहां पर होना चाहिए था। बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस नोटा हो जाता, मतदान क्यों नहीं कराया गया? धीरज धीरज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कि शायद मेरे पास आज वो भी नहीं है जो ब्लूटूथ था, तो मैं माफी चाहूंगा, शायद आवाज कम आए मेरी। जी धीरज जी लेकिन मैं ये बोलिए। कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न उठाया है कि नोटा का चुनाव चिन्ह होता है वहां पे ना, हम्म। तो नोटा का ऑप्शन था पब्लिक के पास में। बिल्कुल। ये कितना हास्यप्रद है हम्म। कि बगैर चुनाव के ही, मतलब पब्लिक, वहां की पब्लिक के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन्हें बिल्कुल मौका ही नहीं मिला वोट डालने का। बिल्कुल धीरज जी। लोकतंत्र, अगर विपक्ष बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ये तो साबित कर रहे हैं हम्म। कि चंडीगढ़ की घटना हो, हम्म। ये आपाधापी की चीज की है। जब इनको इतना विश्वास है कि हम 400 पार जा रहे हैं, हम्म। तो ये एक एक सीट के लिए, मतलब पब्लिक के अंदर अपनी इमेज को जो इन्होंने खत्म कर लिया है। हम्म। और जो विपक्ष का जो आरोप है हम्म। कि लोकतंत्र खतरे में है, हम्म। जो पूरे विपक्ष को इस टाइम एकजुट कर रहा है, हम्म। क्या बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही? और हमारा बिल्कुल चुनाव आयोग क्या कर रहा है? बिल्कुल धीरज जी, चुनाव यहाँ पर चुनाव क्योंकि आयोग ने भी अपने आप ऊपर देखिए उंगलियां जिस उठवाई हैं। तरह से बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार, और विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता हुआ आया है बीजेपी के ऊपर के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। और सूरत में अगर हम देखें तो बिना मतदान के इस तरह से किसी प्रत्याशी को जीत दे देना, मान लीजिए ठीक है बीजेपी एक ही प्रत्याशी बचा हुआ था, लेकिन नोटा का भी एक बटन होता है ना। नोटा मान लीजिए जनता जो है, जनता को वो प्रत्याशी ही नहीं पसंद। एक बार हम मान ले एक दफा कि जो सूरत है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, हमेशा से बीजेपी वहां जीतती आई है, लेकिन जनता का भी तो मत होना चाहिए ना, जनता को वो प्रत्याशी पसंद भी है या नहीं? धीरज दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनको ये डर किस चीज का है? क्या ये गुजरात में भी इनको लगता है स्थिति हमारी कमजोर है? हम्म। जो 8 लोग थे जिन्होंने हम्म। अपना नाम वापसी लिया, कैसे ही हम्म। ले लिया? हम्म। क्या उनमें से एक के अंदर भी इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो मुकाबला करता? हम्म। ये बीजेपी देश में कौन सा खेल खेलना चाहती है? हम्म। इन्होंने देश में राजनीति को बदनाम करने का काम किया है, कि वो हम्म। चंडीगढ़ की घटना हो या ये सूरत की घटना हो। हम्म। आप चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं है आप में, और एक तरफ आप बात कर रहे हो 400 पार की। हम्म। जो सूरत की जनता है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम? हम्म। वो क्या सोच रहे होंगे? उनको मतदान करने का मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। हम्म। और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी क्या थी इसको विजय घोषित करने की, कि 4 जून का इंतजार नहीं होता था इनके पास में? हम्म। बिल्कुल धीरज जी, ठीक जब कहा सारे आपने। प्रत्याशियों को चुनने का जो मतगणना के बाद 4 जून को सब घोषणा होती, इतनी जल्दबाजी क्या थी इनके पास में? हम्म।
बिल्कुल धीरज जी, ठीक कहा आपने। नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी नवीन जी। नवीन जी, सूरत में बीजेपी का खाता खुल गया है, निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, उनका ये कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, और कहीं ना कहीं आप ये साबित भी कर रहे हैं, क्योंकि भले ही मान लीजिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, यहाँ पर बाकी जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें, क्या जनता को अपने मत का प्रयोग करने का हक नहीं था? मतदान वहां पर होना चाहिए था। नवीन जी, देखिए ये एक केस है मेरा, जैसे कि अगर जो सामने वाले सभी उम्मीदवार अगर या तो अपना पर्चा वापस ले लें या किसी का रद्द हो जाए, अगर मैदान में एक ही प्रत्याशी अगर कभी भी रह जाता है तो उसको निर्विरोध चुन लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि नवीन जी, मैदान में एक भी प्रत्याशी नहीं था, लेकिन ईवीएम मशीन तो थी, उसमें एक नोटा का बटन भी तो होता है ना। अगर आपको इतना ही भरोसा था तो मतदान तो होना चाहिए था। अगर प्रत्याशी की जीत होना होती, हो जाती, जनता को अपने मत का प्रयोग तो करने देना चाहिए था ना यहाँ पर। देखो आप क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है या कानून से बाहर है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतदान होना चाहिए था सूरत में। मैं ये कहना चाह रही हूँ, भले ही जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, मात्र एक बीजेपी प्रत्याशी वहां पर बचे हुए थे, लेकिन मतदान तो होना चाहिए था, क्योंकि प्रत्याशी तो थे। मान लीजिए और प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं कर सकती थी जनता, लेकिन नोटा का बटन तो दबा सकती थी ना वहां पर। क्योंकि पहले भी कांग्रेस के टाइम में काफी समय ऐसे रहा कि इसी तरह से प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, और इस बार मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर पहला मौका है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से पहली बार कोई लोकसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है, और मैं समझता हूँ 400 पार के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। हम्म नवीन जी, कांग्रेस के समय पे क्या होता था वो बात की बात है, लेकिन आपके समय पे अभी ये क्या हुआ है? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या मतदान नहीं होना चाहिए था सूरत में? देखिए प्रत्याशी एक ही है मैदान में, तो मैं समझता हूँ प्रत्याशी के साथ साथ नोटा का बटन भी था। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, प्रत्याशी एक ही है, लेकिन नोटा का बटन भी था वहां पर। मतदान होना चाहिए था या नहीं, ये बताइए। देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है, दूसरा मैटर है, लीगल मैटर है या जो भी मैटर है, उसके दायरे में प्रशासन अपना काम कर रहा होगा। लीगल मैटर है, और जो भी ठीक है, उसका लीगल। रिजल्ट आएगा, सुनिए सुनिए, यहाँ पर चुनाव आयोग को भी इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, क्योंकि मतदान तो सूरत में होना चाहिए था। नवीन जी, चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खीमराज जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। खीमराज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी का खाता सूरत में खुल गया है, निर्विरोध जीते हैं बीजेपी प्रत्याशी। खीमराज जी, खीमराज जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। खीमराज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी खीमराज जी, सूरत में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत हासिल हुई पूरे है। देश में जो है जी बोलिए। आज पूरे देश में जो है लोकतंत्र, आज पूरे देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है। हमारे देश का संविधान जो है भीमराव अंबेडकर जी का जी जी हेलो, बोलिए खीमराज जी, पहुंच पा रही है आपकी पूरे आवाज। देश में जो है लोकतंत्र जो है खतरे में है। हमारे देश का जो भीमराव अंबेडकर जी के सपने थे, जिन्होंने देश में एक बात को लेकर हमारे संविधान को बनाया था, तो आज पूरे देश में जो है जिस प्रकार से आज विपक्षियों को चुन चुन कर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनका नामांकन रद्द। आवाज क्लियर नहीं है। खीमराज जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। खीमराज जी से संपर्क हमारा ठीक से बन नहीं पा रहा है। मैं जगतार सिंह बाजवा जी के पास जाना चाहूंगी। जगतार जी, आप प्रवक्ता हैं। जगतार जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच रही। जगतार जी, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं सूरत में बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है, निर्विरोध जीत हुई है उनकी, और बाकी की अगर हम बात करें, कांग्रेस का नामांकन रद्द किया गया, लेकिन जो 8 प्रत्याशी थे मैदान में, उन्होंने भी अपने नाम वापस ले लिए। देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है इस समय देश की जो स्थिति है, और विशेषकर आज सूरत को लेकर के ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सूरत से लगातार जीत रही थी,
लेकिन इस बार वो नहीं जीत रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि उसके जो कांग्रेस के प्रत्याशी का जो नामांकन रद्द हुआ, उसके जो प्रस्तावक थे उन्होंने उस पर उसको वापस ले लिया और उसका पर्चा रद्द कर दिया गया। जबकि लोकतंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा कि जिन प्रत्याशियों ने अपने प्रस्तावक बनाए होंगे वो उनके विश्वास पात्र होते हैं। जरूर उस पर कोई दबाव आया होगा उन पर और उन्होंने वो वापस लिया होगा। ये तानाशाही का जीता जागता नमूना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का इस देश में शासन करना चाहती है वो आज सूरत से पता चल गया है कि चुनाव तो बिल्कुल करवाना ही नहीं चाहती। ये तो हमारा देश का लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, देश का संविधान है, इस वजह से ये चुनाव हो रहे हैं। और वरना जिस तरीके से ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्योंकि इनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, कोई विकास के लिए कुछ नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। तो इस बार सूरत से भी ये पक्का हार रहे थे। इन्होंने अपनी हार को बचाने के लिए ये जो पर्चा रद्द किया है। और आप देखो ना, 8 प्रत्याशियों ने और वापस भी ले लिए। अगर वो लड़ना ही चाहते थे चुनाव तो उन्होंने पर्चा क्यों भरा होगा? ये दबाव में जब कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ तो उन पर भी दबाव बना कि जब एक बड़ी पार्टी का पर्चा खारिज कर दिया गया, हमारे साथ न जाने ये क्या क्या करेंगे, इसकी डर की वजह से उन्होंने भी वापस लिया होगा। लेकिन जगतार जी, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मुख्य विपक्षी दल है, अगर उसी पार्टी का पर्चा खारिज हो गया तो दबाव में आकर बाकी प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। तो धीरज जी, जिस तरह से अभी यहाँ पर बता रहे थे, यही वो बोल रहे थे कि अगर चुनाव लड़ना ही नहीं था तो फिर नामांकन भरा ही क्यों गया? विपक्षी दल जो है, विपक्ष इंडी अलायंस जो है, सभी महागठबंधन में है। जब 8 प्रत्याशी वहां पर जो थे, उन 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस क्यों ले लिया? जगतार जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उन 8 प्रत्याशियों पर भी दबाव इस समय देश में येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसी का नमूना है कि उन प्रस्तावकों पर दबाव बना करके विपक्षी पार्टी के पहले उनका पर्चा निरस्त किया गया, फिर उन 8 प्रत्याशियों पर दबाव बना करके उनसे पर्चा वापस करवाया गया, ताकि सूरत में जो होने वाली हार थी, ऐतिहासिक हार, उससे बचा जा सके। और ये देश में ये गुजरात मॉडल दिखाते हैं, उस गुजरात मॉडल की हवा वहां पर निकलने वाली थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पर्चा निरस्त किया है। ठीक है जगतार जी। नवीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जगतार जी की बातों का जरा जवाब भी दीजिए और बताइए कि गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है, गुजरात मॉडल की तो पूरे देश में प्रधानमंत्री बात करते हैं, क्या गुजरात में भी भरोसा नहीं था बीजेपी को? नवीन जी, जब आप ये देख सकते हैं कि जब गुजरात में भरोसा है, गुजरात मॉडल में लोगों को भरोसा है, इसलिए तो निर्विरोध वहां से चले जा रहे हैं। इसलिए तो निर्विरोध चुनने की शुरुआत वहां से हुई है। निर्विरोध चुना ही क्यों गया? निर्विरोध, यही सवाल तो यही है ना नवीन जी, निर्विरोध चुना ही क्यों गया? मतदान तो होना चाहिए था ना। मैं वही आपसे सवाल कर रही हूँ। आप बोल रहे निर्विरोध जीत हुई, ठीक है, निर्विरोध जीत हुई, इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रच दिया, लेकिन यहाँ पर मतदान तो होना चाहिए था ना। जब कोई कैंडिडेट सामने नहीं तो आप नोटा था ना, कैंडिडेट मैदान में कैंडिडेट नहीं था, नोटा था ना, जनता के पास एक और ऑप्शन था ना, यहाँ पर नोटा का बटन वो दबा सकते थे। देखिए, हर बार हमने देखा है जब प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं होता जनता को तो वो नोटा दबा कर आते हैं। सारी चीजें संविधान की सम्मत होती है। संविधान की सम्मत ये भी आता है कि जनता को मतदान का अधिकार है। नवीन जी, मतदान का अधिकार में यही तो बोल रहा हूँ, जब सामने कोई प्रत्याशी नहीं है तो चुनाव आयोग उसको देख रहा होगा, प्रशासन उसको देख रहा होगा। हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं कि किसी चीज को सच नहीं हो जाती है, तो वहाँ पर जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो हम यहाँ बहस टीवी पर कर रहे हैं, इतनी दूर बैठ कर सूरत से, उस बहस का कोई मतलब नहीं है। जो समाचार वहां से आ रहा है उसी समाचार के आधार पर आप भी कर रहे हैं, उसी समाचार के आधार पर हम भी कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक प्रत्याशी वहां से निर्विरोध चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की 400 पार के लिए एक अच्छी शुरुआत है। तो उसमें विपक्ष को खलबली ये मची है कि ये निर्विरोध कैसे चलेगी। ठीक है नवीन जी, विपक्ष को उसकी परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लोगों ने, जब वहां पर कैंडिडेट अच्छे होंगे, उनका प्रभाव होगा, तो इसलिए तो लोगों ने अपना पर्चा वापस लिया, नामांकन वापस लिया। जब दिग्गज आगे आता है, कोई अच्छा समाज सेवी आगे आता है, अच्छा नेता आगे आता है, तो लोग उसके लिए छोड़ के रहते हैं कई बार।
इन्हीं की पार्टियां थी, इन्होंने छोड़ा ना, इन्होंने क्यों नहीं छोड़ी? ठीक है नवीन जी, हमारे साथ खीमराज जोशी जी भी जुड़ गए हैं। खीमराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? खीमराज जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। धीरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। नवीन जी की बातें आप सुन रहे हैं। नवीन जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था, और जिस तरह से सूरत में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनका दिख रहा था कि उनका कितना वहां पर अनुभव है, कितनी जनता उन पर भरोसा करती है, और जितने भी प्रत्याशी थे उन्हीं के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया, इसलिए निर्विरोध जीत हासिल हुई। और बीजेपी के लिए ये शुरुआत अच्छी है कि 400 पार का नारा, तो उनका ये कहना है 399 सीटें बची हैं अब। धीरज जी, प्रत्याशी का बहुत पॉपुलर प्रत्याशी थे, तो नामांकन भरा ही क्यों गया था 8 प्रत्याशियों द्वारा? 8 प्रत्याशियों ने जो नामांकन भरा था वो क्यों भरा था अगर इतने ही लोकप्रिय थे? और फिर डर किस चीज का था इन लोगों को? ये जो परिपाटी चलाई है चुनाव आयोग ने, आप ये बताइए कि जो ये लोकसभा का चुनाव जो 5 साल में एक बार होता है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और हर जो शख्स हिंदुस्तान का रहने वाला मतदाता है वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता है। तो आपने तो सूरत की जनता को उस उत्सव से ही महरूम कर दिया। मतलब ये तो छुपा हुआ प्रत्याशी हो गया ना, कि अब ये विजय का उत्सव मनाते रहे कुछ मर्जी, लेकिन इसका संदेश जो पूरे देश में गया है, ये कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। दूसरा, ये डर किस चीज का है? जब आप कहते हो 400 पार है तो चुनाव का सामना कीजिए। आप लोग क्यों डरते हैं आप? मुझे लगता है कि रियासत लूट चुकी है, और ये जो रिपोर्टें आ रही है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है उसके बाद जो रिपोर्टें आ रही है, मुझे लगा उसका डर है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नवीन जी जवाब कहीं से भी जो है, मुझे नहीं लगता कि ये 400 पार जा रहे हैं। ये 150 200 भी चले जाए तो इनकी बड़ी गनीमत लगा लें। ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ वाली घटना और दूसरी सूरत वाली घटना, इसका नेगेटिव प्रभाव जाएगा जनता के ऊपर कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं डर है। कोई शंका नहीं रखता। नीरज जी का अपना आकलन हो चुका है, वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है, उनका नजरिया अलग है, लेकिन ये जो वहां पर बात हो रही है कि हमारे निर्विरोध प्रत्याशी चुनेंगे, वो निर्विरोध चुनेंगे, उनके सामने कोई नहीं है, वो कानून के दायरे में उसका सही और गलत का फैसला होगा। यहाँ पर पैनलिस्ट के पास उतनी पावर भी नहीं है, उतना अनुभव तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम यहाँ बैठे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो गलत है या सही है। इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में सरकार है, प्रशासन है, कार्यपालिका न्यायपालिका सब अपना काम कर रहे हैं। उसमें अगर ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है, तो हमको भारतीय जनता पार्टी उसकी खुशी मनाएगी। और देश की जनता भी जानती है कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो काम यहाँ पर किए हैं, गुजरात में जो लोकतंत्र के अंदर जनता डिसाइड करती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी चुने जा रहे हैं और आगे भी चुने जाएंगे। अगर आप लोगों को अगर भाजपा को गुजरात में डर है तो पूरे देश में क्या स्थिति होगी आप लोगों की? आप ये देखिए, इसके जो दुष्परिणाम है ये पूरे देश में मिलेंगे। अगर आपने एक सीट के लिए, एक सूरत की सीट के लिए पूरे देश में अपनी इमेज खराब की है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पत्रकार की तरह अपना नजरिया रख सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से अगर आपकी आवाज बता रही है, उससे आपको दुख हो रहा है इस बात पर, लेकिन दुख किस बात का है? आप अगर क्योंकि मैं भी इस देश का निवासी हूँ। आप लोगों ने सूरत की जनता को वोट के अधिकार से महरूम कर दिया। ठीक है धीरज जी, उनका ये कहना है कि जब मैदान में कोई प्रत्याशी ही नहीं था तो निर्विरोध जीत तो तय है। फिर निर्विरोध जीत इसलिए हुई क्योंकि जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने नाम वापस ले लिया। कांग्रेस का नामांकन जो है वो रद्द हो गया। वो क्या देश की जनता को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जो 8 लोगों ने नाम वापसी लिया वो क्यों लिए? क्या उनके ऊपर कोई दबाव था? कोई उनमें किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो चुनाव का सामना करें? फिर उन्होंने फॉर्म क्यों भरा? फिर नोटा का आपने प्रश्न उठाया, कितना अच्छा प्रश्न है नोटा का। नोटा का सामना करते कम से कम ये तो चुनाव में गए हैं, वहां के लोगों को मतदान का अधिकार तो मिलता। ठीक है नवीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी वापस से। धीरज जी जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि दबाव के चलते, और जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाया है, कांग्रेस जो है वो अब इसको लेकर हमलावर है। उनका ये कहना है कि दबाव के चलते जो बाकी प्रत्याशी थे उन्होंने नाम वापस ले लिया। और बार बार सवाल यही उठ रहा है कि अगर आपके प्रत्याशी की लोकप्रियता थी, वहां पर सूरत में मतदान होना चाहिए था, क्योंकि अब कोई कैंडिडेट नहीं था मैदान में, लेकिन नोटा का बटन था, तो आपको नोटा का सामना यहाँ पर करना चाहिए था। बार बार सवाल यही उठ रहा है, इसका जवाब दीजिए।
ऋषिका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि उन्होंने दबाव में किया, खुशी से किया, क्या कारण किया? उन्होंने कोई बयान दिया है? जिन्होंने अपना पर्चा वापस लिया उन्होंने कहा कि हम पर कोई दबाव था, हम किसी के दबाव में हमने पर्चा वापस लिया? आप अपने मनगढ़ंत कहानियों से ये कहना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है उसके तरफ से जिन्हें लगाना चाह रहे हैं। ये नहीं है। तो फिर मैं यही तो बोलता हूँ ना कि अगर भैया आप उनसे बोलिए, आप बाजवा साहब आप उनसे बोल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से क्या प्रॉब्लम है ये बताइए ना। ठीक है, लेकिन नवीन जी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, मैंने आपसे सवाल पहले भी किया था, आप मुझे बता रहे हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया है, कानून तय करेगा, तो फिर ये भी तो तय मतलब इलेक्शन कमीशन की ओर से या फिर संविधान ये किया जाना था इलेक्शन कमीशन की ओर से कि जो निर्विरोध प्रत्याशी की जीत हुई है, मतदान को लेकर उनकी तरफ से आपत्ति यहाँ पर जताई जानी चाहिए थी। जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर यहाँ पर ये हो रहा है, जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब भी आपने नहीं दिया कि नोटा का सामना आप लोगों को करना चाहिए था। ऋषिका जी, मैं पूछ रहा हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये डिक्लेयर किया? भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया कि यहाँ प्रत्याशी, क्या भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर करती प्रत्याशी कौन जीतेगा कौन हारेगा? वो तो प्रशासन करता है, प्रशासन ने डिक्लेयर किया होगा और चुनाव आयोग की निगरानी में होता है, चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा जो भी होगा। तो आप नहीं बोला कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने इनका ऐसा अगर होता तो हम तो बोलते सारी सीटें हमारी है। ठीक है नवीन जी। जगतार जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और फिर नवीन जी का ये कहना है कि जिन प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं यहाँ पर, कि आपके पास क्या प्रूफ है? आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर बीजेपी का दबाव था? ये तो पूरा देश समझ रहा है ना इस समय। जिन 8 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे और उन्होंने उनका पर्चा खारिज होते ही पर्चे वापस ले लिए, तो ये हमारे कहने का नहीं, ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि बीजेपी ने दबाव बनाया उन प्रत्याशियों पर? ये एक बात बताइए, इसमें सबूत की आवश्यकता ही क्या? कि जो पर्चा, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, उनको किसी ने कहा तो नहीं होगा पर्चा भरने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भरा होगा उन्होंने। तो आखिर एकदम 8 के 8 पर्चा वापस ले लेंगे, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दबाव की जो राजनीति है, ये उसका परिणाम है। पूरा देश देख रहा है, आने वाले जो चरण है उन चुनावों में इनको ये पता भी चल जाएगा। ठीक है जगतार जी, आखिरी सवाल धीरज जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा ही यही था, निर्विरोध जीत हालांकि भाजपा प्रत्याशी को हासिल हो गई है, एक जो सीट है वो भाजपा के खाते में चली गई है, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है, जनता को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर नोटा का सामना क्यों नहीं किया, मतदान क्यों नहीं कराए गए, और चुनाव आयोग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो चुनाव आयोग की तरफ से आपत्ति क्यों नहीं जताई गई यहाँ पर? धीरज जी देखिए, अब तक के जो हमने देखा है उसके अंदर इतना कमजोर चुनाव आयोग इस समय है, आज तक नहीं हुआ। और ये देश के इतिहास की पहली के, शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि निर्विरोध जो है ना एमपी के चुनाव के अंदर कोई लोकसभा का प्रत्याशी चुन लिया गया हो। और मुझे लगता है कि बीजेपी की स्थिति जो है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, जो बिल्कुल पक्की सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, वो खतरे में है। और मतलब दिन पे दिन स्थिति कमजोर हो रही है। लोग बेरोजगारी पे, रोजगार का मुद्दे के ऊपर, महंगाई पे वोट डाल रहे हैं, और जो इनका राम मंदिर का मुद्दा था वो काम नहीं कर रहा। जो वोटर भी है वो पोलराइज नहीं हुआ, कि हिंदू मुसलमान करने में भी सक्षम नहीं रहे इस बारी। और ये शायद उसी का डर इनको शायद था, इन्होंने सूरत के अंदर ये इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है धीरज जी, कहीं ना कहीं अब ये जो सवाल है, सूरत में निर्विरोध हालांकि बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते में भी चली गई है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि सूरत में आखिर मतदान क्यों नहीं कराए गए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए जरा, सूरत में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध यहाँ पर जीत हुई है, इसको लेकर तमाम सवाल जो है वो अब उठाए जा रहे हैं। जनता के मन में भी सवाल कि मतदान क्यों नहीं कराए गए। इसके साथ साथ विपक्ष हमलावर के लोकतंत्र एक बार फिर खतरे में है। जनता के मन में ये सवाल कि मतदान क्यों नहीं कराए गए। बीजेपी प्रत्याशी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन जनता के सामने बीजेपी प्रत्याशी के साथ एक और ऑप्शन था, वो था नोटा का। बीजेपी को इसका सामना करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी है वो सवालों के कटघरे में है कि आखिर मतदान क्यों नहीं कराए गए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।